अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब लिसनर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सल्फाइड के एपिसोड नंबर 10 शुरू करते हैं। माहीन का कमरा बहुत खूबसूरत था। वहाँ मौजूद हर चीज़ बहुत कीमती थी। उसकी अलमारी में बहुत से नए कपड़े लटके हुए थे। माहम ने चेंज कर लिया था। अलबत्ता हानम खिड़की खोले आसपास का मुआयना करने में मगन थी। उसने कभी आसाइशों वाली और ब्रांडेड जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश नहीं की थी। वो नहीं जानती थी कि जिंदगी उसके साथ क्या करने वाली थी। चारों तरफ वैसे ही बड़े बड़े बंगले थे, गलियां खुली और साफ सुथरी थी। ये ड्रेस मुझे अजीब तो नहीं लग रहा ना? महम की आवाज पर वो चौंकी थी। उसने माहीन के कपड़े पहने हुए थे, जो बड़े थे, अलबत्ता शर्ट छोटी होने की वजह से ठीक लग रहे थे। अंकल ने हमारे कपड़े नहीं लाने दिए, अब मैं और क्या पहनती? हानम के घूरने पर महम बड़बड़ाई थी। आरजे, मेरा मोबाइल दो, मिक्की चिल्लाया था। वो लोग रात की उस पहर टाउन में वॉक कर रहे थे। मिक्की पिछले 1 घंटे से किसी से फोन पर बात कर रहा था। तंग आकर आरजे ने उसका मोबाइल छीन लिया था। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? आरजे को गुस्सा आया था। रात की खामोशी में उनकी आवाजें गूंज कर रह गई थी। शोर की आवाज पर हानम ने चौंक कर नीचे की जानिब देखा था। रोशनी में उसे घर के बाहर से 2-3 लड़के गुजरते दिखाई दिए थे। वो एकदम चौंकी थी। सिया रंग की जैकेट पहने घने बालों वाले लड़के पर उसे रोहान जबील का एहसास हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, उसने अपनी ही सोच पर अल्लाह से माफी मांगी थी। न जाने वो शख्स कहाँ से जहन में आ गया था। मुलाजमा उन्हें खाने के लिए बुलाने आई थी और वो सर झटकती खिड़की से हट गई थी। वो 5 मिनट में मुंह हाथ धोकर नीचे जाने के लिए तैयार थी। महम सुकून से आरामदेह बेड पर लेटी थी। उसे अपनी जिंदगी में आने वाली ये तब्दीली बहुत पसंद आ रही थी। आ जाओ महम, हम खाना खाने चलते हैं। हानम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे पुकारा था। रुको हानी, महम की आवाज पर वो पलटी थी। तुम कपड़े तब्दील नहीं करोगी? महम ने पूछा था। क्यों, क्या हुआ इन कपड़ों को? अभी सुबह ही तो पहने थे, बिल्कुल नया सूट है मेरा। हानम हैरान हुई थी। नहीं, मेरा मतलब है उस वाली अलमारी में सारे नए कपड़े हैं जो इस्तेमाल नहीं किए गए, तो इसलिए। महम बात अधूरी छोड़ गई थी। मैं नहीं चाहती कि कल को हमदान अंकल की बेटी को पता चले और वो कहे कि हमने आते ही उसकी हर चीज पर कब्जा कर लिया। यार, तुम आगे का क्यों सोचती हो? महम झुंझलाई थी। होता तो वही है जो नसीब में है। लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज पर जिस इंसान का नाम लिखा होता है वो उसे ही मिलती है। महम ने बेड से उतरते हुए कहा था। वो अक्सर चिढ़ जाती थी हानम के फलसफों से। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी और उसके पीछे पीछे हानम भी। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद हमदान साहब उन्हें शॉपिंग करवाने मॉल ले आए थे। उन्होंने उन सबको उनकी पसंद और ज़रूरत की हर चीज़ दिलाई थी। वो पहली बार पैसा खर्च करके इतना खुश हुए थे। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अक्सर रिश्तों के मामले में गरीब होते हैं। कुछ यही हाल सेठ हमदान का भी था, जिसके पास पैसे तो बहुत थे लेकिन खर्च करने वाले नहीं थे, सिवाय माही के जो उनके पास रहती ही नहीं थी। अब इतने सारे रिश्तों को पाकर वो काफ़ी खुश और ख़ुद को पुरसुकून महसूस कर रहे थे। उनके होते हुए भी आसिया ने इतने साल गुर्बत में अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करते गुजार दिए थे। ये चीज़ उनके दिल में फांस की तरह अटकी थी। अब वो इस कमी का इजाला करना चाहते थे, जो कि काफ़ी हद तक कर चुके थे। हनी बेटा, सुबह से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तैयारी कर ली आपने? वो बहुत प्यार से पूछ रहे थे। जी अंकल, देखा था मैंने। तैयारी क्या करनी है, अभी यूनिवर्सिटी जाकर ही कुछ इल्म होगा, हानम ने जवाब दिया था। ठीक है, मैंने रहीम ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी है, वो पिक और ड्रॉप किया करेगा आपको। यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी फासले पर है। जी अंकल, वो बस इतना ही कह पाई थी। उसकी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी, यानी उसकी रूटीन बदलने वाली थी। मैरू और हानम दोनों कैफेटेरिया में मौजूद थी। जन्नत रोड बहुत खूबसूरत है ना? हानम ने जूस का सिप लेते हुए कहा था। हाँ, तुम्हें हर चीज़ में खूबसूरती नजर आती है हानी। अब देख लो, सीमेंट पत्थर से बने इस रोड में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें यहाँ बैठना अच्छा लगता है? मैरू मुस्कुराई थी। मैं नहीं जानती मुझे इस जगह में इतनी दिलचस्पी क्यों नजर आती है। मैं नहीं जानती ये रोड मुझे क्यों अच्छा लगता है। शायद इसलिए कि इस रोड का नाम जन्नत है। वो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे चुकी थी। कैफे के बिल्कुल सामने उनका डिपार्टमेंट था। अचानक उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट के अंदर जाते देखा था। ये स्टूडेंट्स इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? क्या कोई खास वजह है? हानम बड़बड़ाई थी। सब स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाएं, आरजे सिंगिंग करने लगा है। डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े होकर एक लड़के ने नारा लगाया था। आरजे के नाम पर हानम के कान खड़े हुए थे। उसे इतना याद था कि महम और जवाद किसी आरजे के बहुत बड़े फैन थे। वो दोनों भी स्टूडेंट्स के पीछे पीछे डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। गेट से अंदर दाखिल होने पर दोनों तरफ ग्राउंड था। दाएं तरफ स्टूडेंट्स का एक हुजूम लगा हुआ था। एक खुशगवार सी धुन हानम के कानों से टकराई थी।
اور بے خود سی اس ہجوم کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایکسکیوز می، تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں پلیز۔ ہانم نے آرجے کے گرد گھیرا ڈالے اسٹوڈنٹ سے درخواست کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی اور پھر پتھر سے بنے اسٹیج پر گٹار ہاتھ میں تھامے گنگناتے شخص کو دیکھ کر ہانم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے ڈپارٹمنٹ کی پوری بلڈنگ اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ روحان جبیر یہاں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ کالج میں ہونے والی ایک ایک بات اور آرجے سے ملاقات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی روحان جبیر سے دوبارہ سامنا کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ جلدی۔ مہرو نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تو کہا، لیکن وہ شاک تھی۔ وہ واپس کیفے چلی گئی تھی۔ کیفے ملینیلز، جو بہت شاندار اور جدید طرز کا نہیں تھا بلکہ ایک عام سا اور سادہ سا کیفے تھا۔ اس کی خوبصورتی وہاں موجود درخت تھے۔ لمبے اور گھنے درختوں کے نیچے بنا یہ کیفے آنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کیفے کے بالکل سامنے جنت روڈ کی دوسری جانب ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، مالیکولر بائیولوجی اینڈ مالیکولر جینیٹکس۔ وہ اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے آئی تھی اور یہی ڈپارٹمنٹ کا نام تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کیا اسے سب یاد ہوگا؟ کیا پھر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے گا؟ ہانم کے ذہن میں سوال کسی آندھی طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی روحان جبیلی آرجے ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے دیکھے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہانم نے فیصلہ کیا، اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ 8 کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی جیسے ابھی وہ اسے دیکھ لے گا اور پھر ٹیچر جی کہہ کر اس کا مذاق اڑائے گا۔ بڑا گیٹ باہر سے آنے جانے والوں کے لیے تھا، جبکہ وہ دوسرے تھوڑے سے فاصلے پر بنے چھوٹے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی، جس سے باہر نکلنے پر ایک چھوٹا سا راستہ بنا تھا جو برج تک جاتا تھا۔ یہ راستہ پیدل آنے جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، جس کے دونوں جانب باڑ لگی تھی۔ وہ اب تیزی سے برج کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ڈبل روڈ کراس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے وقت میں وہ کیفے سے برج کراس کر کے اب ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ یونیورسٹی کی دوسری جانب ہاسٹل ایریا تھا، جو باہر سے برج کی مدد سے اور اندر سے انڈر پاس کی مدد سے یونیورسٹی سے ملحق تھا۔ انکل، میں سوچ رہی ہوں کہ ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں۔ یہاں سے یونیورسٹی کا فاصلہ بہت ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر میری کلاسز بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے۔ انکل رحیم صبح جواد کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، پھر 12 بجے مجھے یونیورسٹی لے کر جاتا ہے، پھر جواد کو لے کر آتا ہے اور پھر شام کو واپس مجھے۔ سارا دن اسی کام پر لگا رہتا ہے۔ وہ آج پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بحریہ سے یونیورسٹی کا سفر کافی ہے اور ٹریفک کی وجہ سے وہ آج پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی۔ بہت سوچنے پر اس نے حمدان انکل کے سامنے تجویز پیش کی تھی، لیکن ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آسیہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ امی، پریشانی ہوگی نا سب کو۔ 1-2 دن تک ماہم کا رزلٹ آئے گا، پھر اس کا ایڈمیشن ہوگا، ڈرائیور انکل کس کس کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیں گے، اور پھر میری کلاسز بھی شام تک ہوتی ہیں، باقاعدگی سے نہیں ہوتی۔ ہانم نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ حمدان انکل گہری سوچ میں تھے۔ لیکن بیٹا، ہاسٹل میں تو کافی مشکل ہوگی نا، وہاں کا رہن سہن، ماحول اور پھر کھانا پینا۔ وہ بھی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ انکل، میں سنبھالوں گی سب، اب ایڈمیشن لیا ہے تو مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں گی نا۔ وہ مسکرائی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لیں۔ جی انکل، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ حمدان، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ تو جذباتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے۔ ایک دن لیٹ ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہاسٹل رہنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی۔ اگر مشکلات برداشت نہیں کر سکتی تو پڑھائی چھوڑ دے، لیکن میں اسے ہاسٹل نہیں جانے دوں گی۔ آسیہ بیگم نے خفگی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ امی، آپ یوں کہیں نا کہ آپ کا دل نہیں لگے کہانی کے بغیر۔ ماہم نے منہ بنایا تھا۔ اور امی، آپ بالکل مت جانے دینا اسے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈرامے میں ڈائلاگ سنا تھا کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے۔ ماہم نے اپنی طرف سے کام مکمل کیا تھا۔ ماہم، بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، حمدان انکل نے اسے ٹوکا۔ ہائے اللہ نہ کرے۔ آسیہ بیگم کا دل دہل گیا تھا، جبکہ ہانم کے گھورنے پر ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے آسیہ، وہاں سب کچھ اچھا ہے۔ ویسے تو لاہور میں رہنے والوں کو ہاسٹل الاٹ نہیں کرتے، لیکن میرے جاننے والے ہیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ حمدان انکل کی بات پر ہانم نے شکر ادا کیا تھا۔ لیکن ہاسٹل، میرا دل نہیں مانتا حمدان۔ آسیہ بیگم روحان سی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا آسیہ، ماہی کو دیکھو، وہ بھی تو رہ رہی ہے، اور وہ بھی دوسرے ملک میں۔ اپنے بچوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ ہمیشہ مثبت سوچتے تھے۔
आसिया बेगम जाने कायल हुई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात में सर हिला दिया था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था माही बेटा, बताने का टाइम ही नहीं मिला। वो माही से बात कर रहे थे। एक लम्हे के लिए तो माही का दिल भी डर सा गया था अपने बाप की दूसरी शादी का सुनकर। हालांकि उसने ही मशवरा दिया था, लेकिन जल्द ही वो संभल गई थी। कोई बात नहीं बाबा, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। तुम आसिया से बात करो, मैं आता हूँ कुछ देर तक। वो मोबाइल जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी आसिया बेगम को पकड़ाकर कमरे से बाहर चले गए थे। वो दोनों ही डर रही थी। दोनों को खौफ था कि ना जाने सामने वाले का रवैया कैसा होगा। माही ने शाइस्तगी से सलाम किया था और उससे ज़्यादा प्यार से आसिया बेगम ने जवाब दिया था। चेहरे से ही माही को आसिया बेगम रहमदिल महसूस हुई थी। एक बात कहूँ आंटी, अगर आप बुरा ना माने, माही ने डरते डरते पूछा था। आंटी, मुझे नहीं पता माँ कैसी होती है, उसका प्यार कैसा होता है। मेरे लिए मेरी माँ मेरे बाबा ही थे। उन्होंने बहुत मुश्किलों से पाला है मुझे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ मेरे बाबा को मुझसे दूर मत कीजिएगा। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है। माही का दिल भर आ गया था। उसकी आंखें नम हुई थी। बेशक उसने अपने बाप के चेहरे पर खुशी महसूस कर ली थी, लेकिन एक सौतेली माँ का जो खाका उसके जहन में बना हुआ था, वो डर गई थी। माही की बात सुनकर आसिया बेगम के दिल को कुछ हुआ था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो वक्त और हालात उसे यहाँ तक ले आए थे, और वो अच्छे से जानती थी कि हमदान उसके बच्चों को अपने बच्चे ही समझ रहे थे और उनकी शफकत और मोहब्बत दे रहे थे। बदले में वो खुद ऐसा ही करना चाहती थी। माही बेटा, आप परेशान ना हो। हमदान पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक आपका है। मैं मजबूर ना होती तो कभी आपसे हमदान को ना छीनती। शुक्रिया आंटी। माही को उनकी बातों में सच्चाई महसूस हुई थी। उसके अंदर तक सुकून उतर गया था। महरू को वहां ना पाकर अपने आसपास नजर दौड़ाई थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। ये हानि कहाँ चली गई? वो हैरान हुई थी। वो खुद आरजे की बहुत बड़ी मद्दाह थी। आरजे उसके कज़न मुस्तकीम का दोस्त था। वो अक्सर पेशतर मुस्तकीम से उसका जिक्र सुनती रहती थी। तस्वीरों में देखा था उसे, लेकिन कभी मिली नहीं थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस रोहान जबील का हानम जिक्र करती है वो आरजे ही था। हानी, वो पागलों की तरह आवाज़ दे रही थी और फिर हुजूम से हट गई थी। अब वो उसका नंबर मिला रही थी। कहाँ हो तुम? उसके हैरो कहने पर महरू ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा था। वो उसे डिपार्टमेंट और कैफे हर जगह ढूंढ चुकी थी। हॉस्टल हूँ, हानम ने पुरसुकून से लहजे में जवाब दिया था। क्या लेने गई हो हॉस्टल? तुम्हें पता है ना, अभी एक क्लास रहती है। महरू को समझ नहीं आ रहा था कि हानम को अचानक क्या हुआ था। मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए आ गई। हैं? सर दर्द कब हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी। महरू ने उसे अचंभे से पूछा। यार, अब क्या फ़ोन पर ही पूरी तफ्तीश करोगी? जाओ जाकर क्लास लो और मेरे भी नोट्स ले लेना। वो गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। इसको क्या हो गया है? महरू को समझ नहीं आ रहा था। अब वो भी कहाँ क्लास लेने वाली थी। मोबाइल बैग में डालने के बाद वो खुद भी डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई थी। जब महरू को पता चला था कि हानम हॉस्टल रहेगी, उसने रो धो कर घर वालों में सबको मना लिया था। वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। वो दोनों बचपन से एक क्लास और एक ही इदारे में पढ़ती आई थी। अब कैसे महरू से अकेले को जीने देती? अब वो दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थी। जॉर्डन उस बॉक्स का ताला तोड़ने में कामयाब हो गया था। अब वो उसे लिए छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी नमी सी थी। दुख बहुत गहरा था जो उसकी रूह तक फिसला गया था। बॉक्स में उसकी माँ और बाप की बहुत सी तस्वीरें थीं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। जॉर्डन ने कभी अपने बाप को नहीं देखा था। तस्वीर में मौजूद शख्स बहुत वजीह था। वो मशरक़ी मर्द था, शायद इसीलिए मार्था उस पर दिल हार गई थी। तस्वीरों के अलावा उस बॉक्स में एक लॉकेट निकला था जिस पर जबील लिखा हुआ था। नफरत की एक लहर जॉर्डन के पूरे जिस्म में फैल गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस्टर जबील, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो चीख रहा था। वो पागल हो गया था, हाँ पागल, अपनी माँ के दुख में। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तुम यूँ डिपार्टमेंट से भाग आई? महरू ने बैग को बेड पे फेंकते हुए सुकून से बैठी हानम से पूछा। वैसे ही मुझे भूख लगी थी। क्या? तुम पागल हो हानी? महरू उसके मंतक पर हैरान रह गई थी। तुम्हें क्या आफत पड़ी थी जो तुम मेरे पीछे पीछे भाग आई हो? हानम ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि तुम वहाँ से चली आई थी, मैं इसलिए आ गई। तुम मैं भी इसीलिए आ गई थी कि वहाँ पर वो आ गया था। वो कौन? महरू उसकी बात पर चौंकी थी।
वही रूहान जबील, मनहूस, हानम ने मोबाइल को पटकते हुए कहा था। कौन रूहान जबील? मेहरू हैरान थी। उसे नहीं पता था कि आरजे ही रूहान जबील था, जैसे हानम को नहीं पता था कि रूहान जबील ही आरजे था। वही तुम्हारा क्रश आरजे, हानम ने जले कटे लहजे में जवाब दिया था। क्या? सच में? मेहरू को लगा था जैसे कोई धमाका हुआ हो। उसे याद आया था रूहान जबील जिसने कॉलेज में हानम की नाक में दम कर दिया था। क्या वाकई? क्या आरजे ही रूहान जबील है? वही रूहान जो कॉलेज में था? हाँ वही, हानम को कोफ्त हुई थी। कसम खाओ। मेहरू का गुस्सा रफू चक्कर हो गया था। अब वो दिलचस्पी से पूछ रही थी। उसके इस तरह कहने पर हानम ने उसे घूरा था, जबकि मेहरू ने ढीठपन से दांत निकाले थे। मज़ा आने वाला है। पता है, वो हमारी ही क्लास फेलो है, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे बैच का। क्या? मेहरू की बात सुनकर हानम करंट खाकर उछली थी। हाँ, मेरा कज़न बता रहा था। मैंने बहुत सुना था उसके बारे में। सुबह मैं उससे मिलूंगी, मेरा कज़न मिलवाएगा और तुम्हें मैं अपने कज़न से मिलवाऊंगी। मुस्तकीम उर्फ मिक्की आरजे का बहुत अच्छा दोस्त है। मेरू और भी कुछ कह रही थी, जबकि हानम की शक्ल देखने लायक थी। आंसू उसे अपने गले में अटकते महसूस हो रहे थे। वो हमारा क्लास फेलो कैसे बन गया? इसी साल उसने प्री मेडिकल में एफएससी की है। एमएससी से पहले बीएससी करनी होती है। वो डायरेक्ट मास्टर्स में कैसे आ गया? वो हैरत से पूछ रही थी। वो सब कर सकता है, कुछ भी। जितना मैंने सुना है उसके बारे में, मुझे नहीं लगता उसके लिए मुश्किल होगा एडमिशन लेना। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया होगा, मेहरू अपनी धुन में कह रही थी। वो नहीं जानती थी कि कॉलेज में आरजे ने हानम के साथ क्या किया था। हानम ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसने हानम के चेहरे पर गौर नहीं किया था, जिस पर परेशानी वाज़ेह थी। कैसी हैं आप बीजान, और पापा साईं कैसे हैं? हशाम ने गाड़ी पार्क की और बाहर निकलते हुए कान से लगाए फ़ोन पर बीजान से पूछा था। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे बाबा पिछले 3 दिन से बिजनेस टूर पर गए हैं। मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ना खुद कॉल की है, बीजान अफसरदा सी कह रही थी। उनके लहजे में दुख महसूस करके हशाम का दिल दुखा था। एक बात पूछूं आपसे बीजान? हशाम ने मॉल में दाखिल होते हुए पूछा था। वो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने आया था। हाँ पूछो बेटा। बीजान, बाबा साईं आपसे उतनी मोहब्बत क्यों नहीं करते जितने छोटे बाबा साईं हैदर जबील, जिन्हें सब लोग शाह जबील कहते थे, छोटी माँ आयशा जबील से करते थे? उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी छोटे बाबा साईं ने दूसरी शादी नहीं की। वो अब तक उन्हें चाहते हैं। और एक मेरे बाबा साईं हैं जिन्हें आपकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। जिस सवाल से बीजान डर रही थी कि उनकी औलाद उनसे वो सवाल ना कर ले, वही सवाल आज हशाम के लबों पर आ ही गया था। बीजान का दिल दुख से भर गया था। वो सिया जबील की पसंद नहीं थी। वो उनसे उम्र में बड़ी थी। बीजान से शादी सिया जबील ने अपने ख़ानदान की रिवायत के लिए की थी। उनके ख़ानदान में लड़के और लड़कियों की शादी सैयद ख़ानदान ही में की जाती थी। नहीं तो ऐसी बात नहीं है बेटा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ख्याल भी रखते हैं। बीजान ने झूठ बोला था। अच्छा मुझे कुछ काम है, हम फिर बात करते हैं। वो हशाम की बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर चुकी थी। हशाम एक गहरी सांस लेकर रह गया था। वो सर झटक कर एक कुछ चीज़ चेक करने के लिए शेल्फ की तरफ बढ़ा था, जब अचानक चौंका। उससे कुछ फासले पर एक लड़की सफ़ेद स्कार्फ से हिजाब किए खड़ी थी। उसके चेहरे का रुख दूसरी जानिब था। हशाम ठिठका था। उसे सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े कॉलेज के एक कमरे में बैठी उम्मे हानम की याद आ गई थी। वो बेइख्तियार ही उस लड़की की जानिब बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी, हशाम ने पुकारा था। लड़की ने मुड़कर देखा था और फिर अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान रह गई थी। हशाम जबील? माही का मुंह हैरत से खुल गया था और शश-व-बंज में मुब्तला उस दुश्मन जान को तकने लगी थी। कभी खुद को खुद से झगड़ते देखा, कभी शर्बे तन्हाई में खुद को तड़पते देखा। रोई इतना कि दामन भिगो दिया आंसुओं से, तो कभी रोते रोते खुद को मुस्कुराते देखा। कभी नाराज हुई खुद से इतना कि मर जाना चाहा, तो कभी आईने में खुद को मनाते देखा। कभी मुस्कुराने लगे देखकर तस्वीर तेरी, तो कभी आंसुओं में खुद को डूबते देखा। कभी जुनूने इश्क में लिख दिया नाम तेरा दीवारों पे, तो कभी बेबसी में तेरा नाम खुद को मिटाते देखा। कभी बहुत तड़पा मैं तेरी याद के आलम में, तो कभी तुझे याद करके खुद को बहलाते देखा। इतना सब होने के बाद फ़कत एक तजर्बा हुआ हासिल,
تیرے بعد جب بھی دیکھا تو خود کو سنبھلتے دیکھا۔ تو لسنرز اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔